तो हम फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे भाई, और हम ये देख रहे थे कि हमारी फसल की पैदावार वर्ल्ड एवरेज से और यूएस चाइना से काफी कम है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके थे, जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लदे पड़े हैं खेत पे। ज्यादातर डिपेंडेंस हमारा फार्मिंग का रेनफॉल पे था, अगर अच्छी बरसात नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? और सबसिस्टेंस फार्मिंग ही हमारे फार्मर्स करना जानते थे, उतना ही उगाओ जितने में अपना पेट भर जाए। कमर्शियल फार्मिंग का उनका कोई भी पर्सपेक्टिव या कोई व्यू था ही नहीं। चलते हैं आगे, चल रहे हैं। अगला प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर में जो हमें नजर आ रहा है, दैट इज व्हाट चिल्ड्रन? लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। आज की बात नहीं कर रहा हूं, हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन। क्या हमारे पास उस जमाने में अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर्स हुआ करते थे चिल्ड्रन? नो। क्या उस जमाने में अच्छे कीटनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, क्या ये सब हुआ करते थे? बिल्कुल नहीं। तो दैट वाज द बेसिक रीजन कि बल्क ऑफ इंडियन फार्मिंग पॉपुलेशन के पास अच्छे इनपुट्स थे ही नहीं। दैट्स वाई उनके बहुत एफर्ट के बाद भी हमारा जो एग्रीकल्चरल आउटपुट था दैट रिमेन्ड वेरी 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 पुअर। तो कुछ फर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम था लैंड में। देयर आफ्टर हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया उसको भी हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि फार्मर्स के लिए फंडिंग के लिए जो भी सीड्स के लिए पैसा, या फर्टिलाइजर के लिए, या इंसेक्टिसाइड्स के लिए, या पेस्टिसाइड के लिए गवर्नमेंट देती भी थी। फार्मर्स को ये पैसा तो मिलता था, बट दे हैपन टू यूज दैट मनी फॉर व्हाट पर्पसेस चिल्ड्रन? पर्सनल पर्पसेस। तो पैसा मिला खेती के लिए, बट इस्तेमाल किस पर्पस के लिए कर गए? पर्सनल पर्पस के लिए। घर में सत्यनारायण की कथा करवा दिए, भंडारा करवा दिए, बेटी की शादी हुई थी दहेज में कलर टीवी उसको दे दिए। तो पैसा मिला किसी और पर्पस के लिए, बट इस्तेमाल हुआ किसी और पर्पस के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? ये जो गांव वगैरह में फर्टिलाइजर के स्टोर्स होते हैं, सीधे इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो, और पार्ट ये फार्मर को एक चालान दे दो, मतलब एक प्रो फॉर्मा इनवॉइस, कि वो चालान लेके जाओ और दिखाओ तो तुमको फर्टिलाइजर और सीड मिल जाएगा। बट वहां पे भी कलाकारी करते, वो चालान दिखा के क्या करते? पैसा लेते हैं उनसे। क्योंकि जो इंसान इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बेच रहा है, गवर्नमेंट उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया, और बोला किसान को इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करेगा। बट कलाकारी क्या होगी? वो कहेगा चालान देख लो, मेरे को तुम सीड्स की बजाय क्या दे दो? पैसा, और सीड किसी और को बेच लेना। तो प्रॉब्लम यहां पे यही है। तो ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट चिल्ड्रन द प्रोडक्टिविटी वाज वेरी 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 लो। प्रॉब्लम समझ में आ गई यहां पे? दूसरा प्रॉब्लम, जमीन का साइज एक प्रैक्टिकल साइज से बहुत ही ज्यादा छोटा था। तो फार्मर को लगता था कि भाई इसमें कोई ज्यादा आउटपुट तो होगा ही नहीं। तो उसका जो विल टू वर्क था चिल्ड्रन, वही पूरा का पूरा डिटीरियोरेट कर गया चिल्ड्रन। तो अगर आपको मान लीजिए होमवर्क में 2 ही क्वेश्चन मिले, तो आपका यार 2 है, कभी भी हो जाएगा, और कभी भी हो जाएगा करते करते में क्लास आ गई और आपका होमवर्क हो ही नहीं पाया। ढेर सारा जब होगा तो आपको लगेगा नहीं ढेर सारा होमवर्क है, पहले ही करना है। तो स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग की वजह से इनका जो वर्क कल्चर था दैट अल्टीमेटली वेंट डाउन, एंड दे डिडंट डू एनी वर्क। तो एज अ रिजल्ट दिस वाज आल्सो अ ग्रेट हिंड्रेंस चिल्ड्रन। किस तरीके से? पहले तो मशीन थी नहीं हमारे पास, ये पॉइंट यहां पे भी आप लिख सकते हैं। एंड मार्जिनल फार्मिंग होती क्या है? 2 तरह की फार्मिंग होती है। मार्जिनल का मतलब जो भी आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट था चिल्ड्रन, इट वॉज बेयर मिनिमम टू द कॉस्ट ऑफ आउटपुट। अगर आपने 10,000 रुपए की फसल बेची तो खेती करने में भी आपको 10,000 रुपए लगाने पड़ जाते थे। तो प्रैक्टिकली यू डिडंट हैड एनी प्रॉफिट। और अगर कुछ ऐसा हो जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ इनपुट तो कम हो जाए बट कॉस्ट ऑफ आउटपुट ज्यादा हो जाए, देन ओनली चिल्ड्रन फार्मर्स विल बी मेकिंग सम प्रॉफिट। और इस हरकत को आप एक नाम देते हैं, एंड चिल्ड्रन इट इज कॉल्ड एज इंट्रा मार्जिनल फार्मिंग। तो मार्जिनल और इंट्रा मार्जिनल समझ में आ गया? तो मार्जिनल का मतलब मुश्किल से उतना ही पैसा आ पाता था जितना आपने लगाया है। तो जब आपके पास कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, क्या आप कभी भी ग्रो कर पाएंगे? क्या आप कल को और इनपुट्स और एक्स्ट्रा सीड्स खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो हमेशा बेचारा गरीबी की हालत में ही पनपता रहेगा। तो मार्जिनल और इंट्रा मार्जिनल फार्मिंग समझ में आ गई? तो मार्जिनल मतलब जितना आपका इनपुट है उतना ही आपका लगभग आउटपुट, 2-4% ज्यादा भी हुआ तो नेग्लिजिबल है। बट इंट्रा मार्जिनल का मतलब योर कॉस्ट ऑफ इनपुट इज वेरी लो एंड कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज वेरी हाई, तो यू हैपन टू सेव समथिंग एज प्रॉफिट एज वेल। चल रहा है झटपट इस बात को लिख लें जरा, कोई क्वेरी है तो आस्क। अब लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर ये हमारी बुक्स में क्यों नहीं लिखा होता?
क्योंकि बच्चों सीबीएसई और आईएससी दोनों ही बोर्ड नहीं चाहते कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ें, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गए तो विदेश चले जाएंगे, फिर तरक्की विदेश की होगी, हिंदुस्तान की तरक्की नहीं होगी। तो यहाँ सरकार को बस आप वोट देते रहिए और ऐसी डपोड़सन की तरह रहिए। तो जब मैं क्लास 11th में पढ़ता था, 12th की बात नहीं कर रहा हूं, तो हमें एक थ्योरी पढ़ाई गई थी, डेविड रिकार्डो साहब की थ्योरी। किसकी थ्योरी? डेविड रिकार्डो। उसको बोलते थे सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ रेंट। क्या बोलते थे? थ्योरी ऑफ रेंट। आज वो ग्रेजुएशन से भी गायब हो चुकी है, सीधे आपको एमए इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगी। हमने 11वीं में उसको पढ़ा था। अब बच्चे कहेंगे साहब आप अर्ली में है नहीं, क्या प्रिमिटिव एज के है? नहीं नहीं नहीं, उस समय सिलेबस बहुत हुआ करता था। उस सिलेबस से आज का सिलेबस कंपेयर करें तो 50% डिस्काउंट कूपन चल रहा है आपका। तो डेविड रिकार्डो साहब ये बोलते थे कि फार्मिंग दो तरह से होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ट्रैक्टर का इस्तेमाल, मशीन का इस्तेमाल, पंपिंग सेट का इस्तेमाल ज्यादा और मैनुअल लेबर का इस्तेमाल कम। तो आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है मशीन पे ज्यादा। और लेबर इंटेंसिव का मतलब किसानों का इस्तेमाल ज्यादा और मशीनों का इस्तेमाल कम। और जो उसका आउटपुट होता है, आउटपुट ऐसा ही होता था, या तो मार्जिनल होगा या तो इंट्रा मार्जिनल। तो फार्मर हरदम कोशिश करेगा कि हम किस तरह की फार्मिंग करें, इंट्रा मार्जिनल। तो अगर बाजार में या मान लीजिए गांव में 25 जमीनें हैं, 25 में से 20 जमीनें ऐसी हैं जहां पे जितना आउटपुट होगा फर्टिलिटी या एफर्ट की वजह से, उतना आपका इनपुट भी हो जाएगा। क्या ऐसी जमीन को किराए पे लेकर आप खेती करवाएंगे? जैसे बोलूं, जितना आउटपुट होगा उतना इनपुट भी आपका लग जाएगा। क्या ऐसी जमीन को किराए पे लेके आप खेती करवाएंगे? नो। तो इस जमीन को कोई भी किराए पे लेगा ही नहीं। इसका रेंट क्या है बच्चों? जीरो। जितना आपका आउटपुट उतना तो लग गया, आपका इनपुट कमाया कुछ भी नहीं। तो रेंट किस तरह के लैंड का होता है? जो इंट्रा मार्जिनल लैंड्स होते हैं। कौन से लैंड्स? इंट्रा मार्जिनल, जहां पे इनपुट कॉस्ट आपकी कम होगी और आउटपुट कॉस्ट ज्यादा होगी। तो फार्मिंग एक्टिविटी तरक्की तभी करेगी व्हेन फार्मिंग हैज इंट्रा मार्जिनल बिहेवियर। खोपड़े में बात गई? समझ में आ गया? तो आप डेविड रिकार्डो साहब का भी नाम यहां पे लिख सकते हैं। इस थ्योरी का क्रेडिट धरती पे उन्हीं को जाता है। उन्होंने दुनिया को सबसे पहले बताया था व्हाट इज मार्जिनल लैंड एंड व्हाट इज इंट्रा मार्जिनल लैंड। इज दैट क्लियर? तो रेंट पे हम वही लैंड सो कॉल्ड अक्वायर करेंगे जिस पे मिला हुआ आउटपुट कहीं ज्यादा हो लगे हुए इनपुट से। अगर दोनों बराबर हो गया, व्हाट इज द अर्निंग चिल्ड्रन? ठेंगा। तो इस जमीन को कोई भी हायर करके, लेट आउट करके किराए पे नहीं लेगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलते हैं आगे बच्चों। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये तो सर होता ही रहता है, मोहल्ले में हमने देखा है। अरे वो लैंडलॉर्ड दूसरा है, यहां पे लैंडलॉर्ड कौन है चिल्ड्रन? कल्टीवेशन का काम लेबर करता है जिसको आप टेनेंट बोल रहे हैं। मेहनत तो बेचारे टेनेंट ने की, और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट या रेवेन्यू का हिस्सा किसको मिलता है बच्चों? लैंडलॉर्ड को। बेचारे टेनेंट को सिर्फ और सिर्फ उतना ही मिलेगा जितने में उसका गुजारा रोजमर्रा के जीवन में चल जाए। सो ईदर द लेबर विल बी गेटिंग नथिंग और वेरी लेस मनी फॉर द पर्पस ऑफ री इन्वेस्टमेंट। ये देखिए इस इंसान को, पूरी पैंट भी नहीं पहन पाया। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 पीस ब्लैकबेरी का सूट पहन के खेती करेगा, तो खेती करने के लिए तो भाई यही कपड़ा एकदम एप्ट है। ये देखिए सिर उठा के जी रहा है और ये सिर झुका के। सर इसको बेर बोल देते हैं और इसको बुल बोल देते हैं। ये कोई तेजी वाला मंदी वाला बुल बेर मार्केट स्टॉक का नहीं है, दोनों ही बुल है चिल्ड्रन। अब ये बुल भी चलेगा तो भाई खर्चा मांगेगा, ये कुछ खाना दाना पानी खाएगा, इसीलिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ गई। बट खेत का साइज इतना छोटा था, किसान के पास पैसा होता नहीं था, इसलिए वो ट्रैक्टर वगैरह पे भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। तो सर किराए पे ले लें, किराया देने के लिए भी इनके पास कोई पैसा नहीं था, तो बेचारों को इसी बुलक सिस्टम पे डिपेंड करना। समझ में आ गया? कहीं बुलक की तबीयत खराब हो गई, खेती का सीजन चल रहा है, तो और गरीबी में आटा गीला। लैंडलॉर्ड कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया बच्चों? ओल्ड पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी, व्हाई द फार्मिंग एक्टिविटीज वर वेरी पुअर? बिकॉज द टेक्नोलॉजी दैट दे यूज्ड डिडंट हैव ट्रैक्टर्स एंड ऑल। ज्यादा से ज्यादा आउटपुट किस चीज से करते थे लोग चिल्ड्रन? बुल से ही करते थे। कभी आपने महाराष्ट्र विजिट किया हो और महाराष्ट्र में कभी आप सबर्ब्स में गए हो चिल्ड्रन, तो आज भी वहां पे गन्ने का जूस निकालने के लिए बुल को इस्तेमाल किया जाता है और मशीनों का इस्तेमाल कम है। ये माना जाता है कि गन्ने का जूस मशीन से निकाला जाए द टेस्ट वुड बी डिफरेंट, बट बुल जब गोल गोल रोटेट करेगा, मतलब रोटेशन गोल गोल ही होता है बेसिकली, ट्रायंगुलर नहीं होता है या एलिप्स मोशन नहीं होगा उसका, तो इजी क्रशिंग, स्लो क्रशिंग होगी तो जूस ज्यादा अलग टाइप का, अच्छा टाइप का टेस्ट देगा। तो प्रेशर कुकर में बनी हुई दाल
और हांडी जो मिट्टी की होती है, अंगीठी के ऊपर उसमें बनी हुई दाल, किसका टेस्ट बेटर होगा? हांडी। बट क्या रेस्टोरेंट वाला हांडी वाला दाल बेच पाएगा? पता लगा एक दिन में 1 प्लेट दाल बिक रही है बस, और फिर वो अपने रेस्टोरेंट की बारी कटोरा लेके बैठा हुआ है। लोग कहेंगे बिल तो दिया है, नहीं हमको भीख दे दीजिए क्योंकि बिल उतना मिला नहीं है। इज दैट क्लियर? तो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी की वजह से इनका आउटपुट भी बहुत कम हुआ करता था, इसलिए टेक्नोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए। लॉजिक अंडरस्टूड? अब इसका मतलब ये नहीं है सर फार्मर से कहते हैं चैट जीपीटी यूज करो तुम और उससे पूछो मेरा आउटपुट कितना होगा। प्लीज डोंट एक्ट लाइक राहुल गांधी। लिख लीजिए फास्ट। तो सबको ये बातें समझ में आ गई भाई? हमारा ज्यादातर डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी? कैटल के ऊपर, मैनपावर के ऊपर, रादर देन मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर मशीन। हार्वेस्टर मशीन की फोटो मैंने आपको दिखाई है, जिसमें जो झाड़ है, स्ट्रॉ बोलते हैं जिसको, वो अलग हो जाता है और जो ग्रेन है वो अलग हो जाता है। जितना काम फार्मर 1 हफ्ते में करेगा, वो मशीन उतना काम शायद 10-15 घंटे में करके बगल में रख देगी इजिली। तो इससे आपका आउटपुट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वो जो नंबर ऑफ डेज आपने टाइम सेव कर लिया, आपने नहीं मतलब किसान ने, वो कहीं पे लेबर एक्टिविटीज जाके कर सकता है। इज दैट अंडरस्टूड? तुम्हारे मोहल्ले में एक चुरमुरे वाला आता था, कभी कभी आता था, कभी कभी लगातार गायब हो जाता था। तो मैंने उससे पूछा तुम गायब कहाँ हो जाते हो? तो फिर उसने अपनी व्यथा बताई कि भैया जी जब हमारे गांव में खेती का सीजन होता है तो आई विजिट माई विलेज, और जब खेती का कोई काम नहीं है तो मैं गांव से शहर आता हूँ और यहाँ चुरमुरा बेचता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, तो दैट्स व्हाई हिज इनकम विल इंक्रीज। और हमारे लड़के क्या कर रहे हैं? पबजी खेल रहे हैं। मतलब लड़कियों के बारे में कुछ बोल दिया करिए, वो सब नेल आर्ट बना रही हैं और क्या, वो पबजी थोड़ा खेलेंगी? वो पबजी के लिए मम्मी कहेंगे जाओ सब्जी बनाओ, इसलिए नेल आर्ट कर लो थोड़ा सा, मेरे नाखून टूट जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम चिल्ड्रन, ये जो आपने फीचर्स पढ़े थे, काफी फीचर्स तो प्रॉब्लम से ही मिलते जुलते हैं, तो इसमें समझना बहुत कम है, लिखना बहुत ज्यादा है। तो पहला प्रॉब्लम लिखिए चिल्ड्रन, परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं है। हमारी ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के ऊपर। और अगर आपने कनाल बना भी लिया, कुछ फसलें ऐसी होती हैं, स्पेसिफिकली स्पीकिंग तुअर दाल या अरहर की दाल, उसको एकदम डीप रूट तक पानी चाहिए, और वो पानी बरसात से ही पॉसिबल है, हेलीकॉप्टर से भी बरसाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो देर आर सर्टन क्रॉप्स which can only be having a good harvest when they get a good amount of rainfall water basically। कनाल सिस्टम भी यहाँ पे काम करेगा ही नहीं। लॉजिक समझ में आ गया? ज्यादा तो मैंने खेती की नहीं है, गांव में कोई किसान अगर मिले तो कभी मिलके उसका एक इंटरव्यू ले लीजिएगा कि भाई अगर कनाल सिस्टम बना दिया जाए तो क्या फायदे नुकसान होंगे, तो वो आपको बात जरूर बताएगा कि भाई वीट की खेती में तो सिस्टम चल जाएगा, राइस में भी चल जाएगा, बट स्पेसिफिकली कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनको डीप रूट तक पानी चाहिए, और वो बारिश से ही पॉसिबल है। तो इस एग्जाम्पल को आप एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा। सम क्रॉप्स आर देयर व्हिच रिक्वायर water to go into their deep roots like tuar dal and all that, so which is only dependent on rainfall। any other means of farming cannot suffice the things। समझ में गया? सफाइस मतलब वो सफाई करना नहीं होता है, सफिशिएंट का शॉर्ट वर्ड है लैटिन में। लिख दीजिए इसको। एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा चिल्ड्रन, स्टेबिलिटी विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन वी हैव परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। अगर परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं है तो एग्रीकल्चर में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, कभी आउटपुट बहुत ज्यादा होगा और कभी आउटपुट बहुत कम हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? तो आपसे एमसीक्यू में यही सब पूछा जाता है, व्हाट रिक्वायर्स स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल आउटपुट? ऑप्शन होगा परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फार्मर्स एफिशिएंसी, ऑल ऑफ दीज। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सिर्फ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं हो जाएगा, बाकी चीजें भी जरूरी है। कॉपी दिस। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। डेफिशिएंसी इन फाइनेंस, बेचारा किसान पैसे को लेकर हमेशा प्रॉब्लम में क्यों रहता है? इसका सबसे बड़ा वजह तो वो खुद भी है बच्चों, बट उसके अलावा एक और वजह है, दैट इज डेट ट्रैप। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है महाजन। अब महाजन तो एक कास्ट होती है बेसिकली हिंदू धर्म में, जो लोग ये बिजनेस वगैरह करते हैं, पैसे लेंडिंग का काम करते हैं। समझ में आ गया? जैसे द वर्ड बनिया इज देयर, तो बनिया मीन्स व्हाट? बिजनेसमैन बेसिकली। बनिया मीन्स बिजनेसमैन। तो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था चिल्ड्रन, ये बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज के हिसाब से बन गया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? तो जो लोग ये जमींदारी वगैरह किया करते थे, जिनके पास ढेर सारी जमीनें हुआ करती थी, तो उनको बोल दिया कि ये जमींदार हैं, ये ठाकुर हैं, वगैरह वगैरह। इज दैट क्लियर? जो बिजनेस कम्युनिटी थी, व्हाट,
बिजनेस कम्युनिटी, सरनेम में गुप्ता है, केसरवानी है, मल्होत्रा है, मेहरोत्रा है, पांडे है, अग्रवाल, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको हिंदुस्तान में क्या बुलाता था? बनिया है। ये क्या है? बनिया। और मैक्सिमम बिजनेस कौन किया करते थे इंडिया में? अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो जिनके नाम के आगे गुप्ता लगा हुआ है, केसरवानी लगा हुआ है, ये बिजनेस कम्युनिटी हुआ करती थी। पंडित किसको बोला जाता है? वो नहीं जो पूजा पाठ करवाता है, वो पंडित नहीं होता, सॉरी, वो ब्राह्मण होता है। पंडित कौन होता है? जो बेसिकली पढ़ा लिखा हो। सर मतलब हम पंडित हो गए? हाँ, आप लोग सेमी पंडित हैं, मैं थोड़ा सा हाई डेफिनेशन पंडित हूं, और सुपर हाई फाई पंडित कोई भी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो पंडित मतलब पर्सन ऑफ एलीट एजुकेटेड कम्युनिटी, उसको पंडित बोला जाता था। बट लोग क्या कहते हैं, घर में पूजा पाठ, जाओ पंडित जी को बुला लो। दीदी के लिए रिश्ता ढूंढना, जाओ पंडित जी को बुला लो। भैया के लिए रिश्ता ढूंढना, जाओ पंडित जी को बुला लो। क्योंकि पंडित जी लोग पूजा पाठ का काम ज्यादा करते थे, और वो रिश्ता वगैरह टांका बढ़ाने का काम ज्यादा करते थे। तो उस समय तो भारत मैट्रिमोनियल या शादी.com तो हुआ नहीं करता था, तो लोग ऐसे बुलाते थे। इज दैट क्लियर? तो कास्ट सिस्टम उस जमाने में ऐसे चलता था। द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी यू आर डूइंग, अकॉर्डिंग यू विल बी नेम्ड लाइक दैट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? चलिए, तो ये जो महाजन लोग होते थे, इनका काम होता था मनी लेंडिंग का, और ये फार्मर्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते थे। तो पता लगा फर्स्ट जनरेशन ने लोन लिया, और ये चौथी जनरेशन तक चल रहा है, और इतना इंटरेस्ट ज्यादा होता था, 25-25, 30-30% इंटरेस्ट। तो इंसान अपने प्रिंसिपल का इंटरेस्ट ही पूरा पे नहीं कर पाता था। 2-4 साल में पता लगा जितना प्रिंसिपल था उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। तो आप हमेशा इंटरेस्ट के जाल में फंसे रहते थे, एंड दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट? अ डेट ट्रैप बेसिकली। तो डेट ट्रैप की डेफिनेशन यही चल रही है, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज सो मच एक्सपेंसिव दैट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सरपासेस द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल। प्रिंसिपल से तो कहीं ज्यादा इंटरेस्ट ही हो जाता था। लॉजिक समझ में आ गया? इसीलिए इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया, खत्म किया, और नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को कैंसिल करके क्या बढ़ावा दिया गया? इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। और यहीं पे बच्चों जन्म हो गया किसका? नाबार्ड का। और 3 टियर सिस्टम पे काम करता था। दे हैड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जो किसान को जमीन वगैरह खरीदने के लिए लोन देते थे। दे हैड रीजनल रूरल बैंक्स, आपकी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म नीड्स अगर है, खाद खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए चाहिए, सीड्स के लिए चाहिए, या आप अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं, तो आप रीजनल रूरल बैंक्स में जा सकते हैं। एंड देन वी हैड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। बैंक में अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा तो आप इन सोसाइटीज से भी हेल्प कर सकते हैं। और रीजनल रूरल बैंक्स डायरेक्टली आपको पैसा कभी नहीं देते थे, दे यूज्ड टू गिव यू द मनी थ्रू SHG, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। 5-10 लोगों ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, बैंक कह रहा है हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, फार्मर्स की नीड के अकॉर्डिंगली 10,000 20,000 आप देते रहिए, क्योंकि हमसे इतना पेटी अमाउंट वापस कलेक्ट बैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसी हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की वजह से चिल्ड्रन, फार्मर्स हमेशा किस सर्कल में रहते थे? पॉवर्टी में। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो झटपट इन फैक्ट्स को नोटिफाई कर लें। तो जिन्होंने नाबार्ड के बारे में नहीं सुना वो सुन लें बच्चों। आरबीआई कह रहा है हमारे पास तो कमर्शियल बैंकिंग और अर्बन बैंकिंग से ही फुर्सत नहीं है, तो गांव के लिए, रूरल बैंकिंग के लिए उन्होंने एक पैरेलल अपनी तरह की ही एपेक्स बॉडी क्रिएट कर दी। एक्चुअली आप नाबार्ड को एग्जैक्टली एपेक्स नहीं बोल सकते, बट रूरल बैंकिंग में ये टॉप पे रहते हैं एंड दे कंट्रोल एवरीथिंग, तो आप इसको एपेक्स बॉडी बोल सकते हो। गॉट इट क्लियर? बट दे वर्क इन कंसल्टेशन विद आरबीआई ओनली। तो बैंकिंग सिस्टम में अगर एपेक्स बॉडी अर्बन बैंकिंग की बात करें तो इट इज आरबीआई, और रूरल बैंकिंग की बात करें तो एपेक्स बॉडी इज नाबार्ड। ये मत सोचिएगा आरबीआई और नाबार्ड पैरेलल है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ही आरबीआई के नीचे ही प्रैक्टिकली रहते हैं, इनको भी फंडिंग आरबीआई ही करता है। तो फुल फॉर्म इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। समझ में आ गया? तो जैसे अर्बन बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग का हेड आरबीआई है, रूरल बैंकिंग का हेड कौन है? नाबार्ड। बट आरबीआई एंड नाबार्ड आर नॉट एट पैरेलल पोजीशन, नाबार्ड आता आरबीआई के अंडर में ही है। ओके, लिख लें सब कुछ झटपट फास्ट। चलिए, कन्वेंशनल आउटपुट वही है बच्चों, कन्वेंशनल आउटपुट सबसिस्टेंस फार्मिंग चिल्ड्रन। सो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फार्म की और फार्म मैनेजमेंट के बावजूद भी हमारे जो फार्मर्स हैं, दे आर स्टिल रिलाइंग ऑन व्हाट चिल्ड्रन? मोर ऑन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड लेस ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज कमर्शियल फार्मिंग। हमारे फार्मर्स को अगर लोगों ने सिखाया भी कि भाई आटे दाल चावल में आजकल कुछ नहीं रखा है,
पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन ईटिंग ब्रोकली एंड वो कुपोषित भुट्टा क्या बोलते हैं उसको, बेबी कॉर्न, और वो रंग बिरंगी हरी मिर्चा क्या बोलते हैं उसको, बेल पेपर, बेल कैप्सिकम। एक तो नाम ही अजीब फर्जी टाइप का है, बेल घंटी घंटी थोड़ा है वो, और पेपर तो मिर्च होती है, समझ में आ गया। तो इसको कलरफुल कैप्सिकम अगर बोल दिया जाए तो लोगों को समझ में ज्यादा आएगा, लोग कम समझ पाए इसीलिए भयंकर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो मैं एक बार सब्जी मंडी गया, बगल में एक लेडी खड़ी थी, कह रही है बेल पेपर दे दो भैया, समझी ना पाया सब्जी वाला मेरी तरह का था। मैंने भैया जो रंग बिरंगी वाली हरी मिर्चा होती है वो दे दो। तो लेडी अपनी औकात पे चली आई कि नहीं हाँ हमको भी यही चाहिए जो भाई साहब ने खरीदा है। इज दैट क्लियर? तो मैंने कहा वो बोलो ना जो समझ में आए, मेरी बेल पेपर दे दो। बड़ा ये हाई फाई नई दिल्ली से आई सब्जी खरीदने के लिए स्पेशली। समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैंने कहा जरा 2 पैकेट कुपोषित भुट्टा दे देना, तो शी स्टार्टेड लाफिंग। समझ में आ गया? तो सब्जी वाला कह रहा अब कल से यही यूज करेंगे, कुपोषित भुट्टा ले लो, रईसों की गोभी ले लो, तभी थोड़ा सा ब्रांड मार्केटिंग अलग तरीके की होगी। समझ में आया? मेरे एक अस्पताल में रिश्तेदार जमा थे पीजीआई में, तो वहाँ पे डॉक्टर AK जायसवाल जी हैं, न्यूरो सर्जन, इंडिया के मतलब टॉप मोस्ट हैं वो। तो मैंने इनसे पूछा डॉक्टर साहब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? कह रहे सक्सेसफुल सिर्फ फिल्मों में होता है, सीरियस ऑपरेशन तो अभी थोड़ी देर में पेशेंट से मिलवाएंगे। फिर मैंने अपने एक डॉक्टर मित्र को बोला कि हाँ ये डायलॉग सही है एकदम, कि सक्सेसफुल हमेशा फिल्मों में होता है, रियलिटी में कभी सक्सेसफुल नहीं होता। बकरीद में बकरा कट गया सक्सेसफुल था, बेचारा कोई निपट गया, लोग कह रहे सक्सेसफुल था। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि फीचर्स के ही काफी पॉइंट्स आपको यहां पे भी मिल जाएंगे। तो फार्मर्स बेसिकली उन्हीं क्रॉप्स पे फोकस करते थे जो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा खाने पीने का इंतजाम करें और प्रॉफिट कम से कम हो। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ने ही उन बेचारों को हमेशा गरीब का गरीब ही रखा है, एंड कभी भी फार्मर एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रो कर ही नहीं पाया। तो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये तो टॉम डिक एंड हैरी कोई भी लिख लेगा, मोती टॉमी सब लिख लेंगे। आपसे पूछा जाएगा व्हाट वाज द फैक्टर दैट अवॉइडेड द फार्मर टू ग्रो एज एन एंटरप्रेन्योर। 90% बच्चा बोले सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे आपको यही सारी प्रॉब्लम्स लिखनी है। कन्वेंशनल आउटलुक था, फाइनेंस की डेफिशिएंसी थी, एंटरप्रेन्योर को भी तो यही प्रॉब्लम होता है, भाई पैसा अगर होगा तो वो अपनी स्किल को अप्लाई करेगा, पैसा नहीं है तो ठेंगा उसकी स्किल अप्लाई हो पाएगी। तो नोट्स आप जरूर लिखें, बट एग्जाम में एग्जैक्टली यही पूछा जाएगा, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम की है चिल्ड्रन। आंसरिंग सारी की सारी इनडायरेक्ट होगी आपसे। डन ऑल? लिख दिया सबने? स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, अलग अलग जगह पे जमीनें हैं, इस वजह से फार्मर्स सो कॉल्ड ज्यादा कॉस्ट खर्च करते हैं, और स्मॉल होल्डिंग की वजह से वो चाह के भी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप स्मॉल होल्डिंग से लेकर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट तक इसको लिख लें बच्चों। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीगेरियन रिलेशंस का मतलब क्या होता है? अगेन बच्चों पॉइंट सारे रिपीट हो रहे हैं। लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट के बीच का जो रिश्ता था वो थोड़ा गड़बड़ था, क्योंकि लैंडलॉर्ड को चाहिए रेंटल इनकम, रेंट हुआ करता था बहुत ज्यादा, आपका आउटपुट ज्यादा हो कम हो आपके जमींदार से लैंडलॉर्ड से कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब वो आपसे बहुत ज्यादा रेंट की डिमांड करेगा और आपका आउटपुट अगर एग्जॉर्बिडेंटली हाई नहीं है, या सब्सटैंटिव अमाउंट, एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ रेंट आपको नहीं जनरेट कर पा रहे आप आउटपुट से अपने, तो क्या कभी भी आप फर्दर री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा सेव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक के सारे पॉइंट्स तो वर एग्जैक्टली सेम एज वी हैड इन द फीचर्स, क्योंकि थी ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स उस समय। तो फीचर्स बोले या आप सो कॉल्ड फेलियर बोले, बात एक ही है। चल रहा है, समझ में आ गया? इस पैराग्राफ को लिख लें फास्ट। यस सर। चले प्रोसीड फर्दर। आखिरी पॉइंट है बच्चों, ये नया पॉइंट है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। हमारे कंट्री में रूल था, हटना था, नहीं हट पाया, बिचौलियों ने प्रोटेस्ट कर दिया। एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही फार्मर अपना एग्रीकल्चर आउटपुट बेच सकते हैं लोकल मार्केट में चिल्ड्रन, एंड दे आर कंपेल्ड टू सेल देयर आउटपुट ओनली थ्रू मिडिलमैन, और मिडिलमैन के अलावा आप डायरेक्टली अपना आउटपुट बेच ही नहीं सकते। ये कानून था बेसिकली, और ये कानून भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको लगा कि बहुत एडवांटेजियस है, तो वहां के भी नेताओं ने ऐसे ही कानून बनवा दिए। तो अभी जो लास्ट फार्म बिल एक आया था जिसका एजिटेशन हुआ और सरकार ने उसको वापस ले लिया, वो यही बोलता था कि गवर्नमेंट एक मार्केट डेवलप करेगी नेशनल लेवल पे, कोई भी किसान अपना आउटपुट कहीं पे भी बेच सकता है पूरे हिंदुस्तान में,
तो व्हाट ही हैज टू डू, मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन पे एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा, आप अपना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट उसमें रजिस्टर कर दीजिए, यू विल सी टू इट की बाजार में क्या रेट चल रहा है। तो जो गेहूं आप 3 रुपए किलो बेचते थे एक बिचौलियों को, और वो बिचौलिया 20 रुपए किलो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या लोकल आटे की चक्की वालों को बेचता था, तो 17 रुपए का प्रॉफिट तो मिडलमैन ने कमा लिया। अब डायरेक्टली ये फार्मर अगर किसी पर्टिकुलर आउटपुट को बेचने के लिए किसी कम्युनिटी से, किसी पर्सन से, किसी बिजनेसमैन से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो 17 रुपए का प्रॉफिट पूरा उसकी जेब में जाएगा और मिडलमैन को पैसा नहीं मिलेगा। तो जब ये फार्म बिल आया, मिडलमैन को लगा भाई हमें तो नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने उधर, आपने सुना होगा दिल्ली बॉर्डर वगैरह पे काफी धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ था कोविड टाइम पे 2021 पे, तो उसमें से कोई भी किसान नहीं था, दे ऑल वर मिडलमैन बेसिकली, क्योंकि किसान के पास तो खेती करने के अलावा समय होता ही नहीं है बेचारे के पास। समझ में आ गई बच्चों बात? So the farmers were obliged to sell their output to these महाजन and money lenders. Why? क्योंकि ये महाजन और मनी लेंडर इसी कंडीशन पे उनको लोन देते थे कि आप आउटपुट सिर्फ हमें बेचेंगे और किसी को नहीं बेचेंगे, ताकि वो फार्मर से 3 रुपए किलो की गेहूं खरीद कर बाजार में 15-20 रुपए में बेच पाए। मेनी ए टाइम्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी उन्हीं को लेंड किया जाता था जो प्रॉमिस करते थे कि आउटपुट हम किसान का आउटपुट, फार्मर का आउटपुट बिकेगा उसी महाजन को बेसिकली। और जो फार्मर्स ये काम नहीं करते थे, मैनी अ टाइम्स ये मनी लेंडर्स उनको पैसा भी नहीं देते थे, और किसान के पास इतना पैसा होता नहीं था कि वो अपनी कैपिटल से बिजनेस कर ले जाए। इज दैट क्लियर? इवन अगर वो नाबार्ड के थ्रू चला गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, तो बैंक लेंडिंग कब करेगा? जब आप बैंक को कोई सिक्योरिटी देंगे। बिना सिक्योरिटी के बैंक लेंडिंग करेगा? नहीं करेगा। सर वो जमीन के कागज रखवा ले, बैंक कहेगा जमीन के कागज लेके हम क्या करेंगे, क्योंकि फार्म की जो जमीन है वो बैंक बेचने के लिए भी अलाउड नहीं है। तो बैंक अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बचाने के लिए इन फार्मर्स को लैंड की सिक्योरिटी पे लोन भी नहीं देता था। इज दैट क्लियर? क्योंकि लोन तब मिलेगा जब आपकी कोई इनकम हो, और उस इनकम का इतना अमाउंट हो कि आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे बैक ना कर पाए, कर सके। तो फार्मर्स के पास कोई ऐसी इनकम स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट कुछ ऐसा होता नहीं था जिससे ये सब काम कर पाते थे। समझ गए इस बात को? पक्का? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे चिल्ड्रन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, और इसी के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश चिल्ड्रन। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।